नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो 904 पेपर की मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट नाम है शालेय संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षक विकास। तो एमपी डीएलएड मुख्य परीक्षा 2024 सेकेंड ईयर वालों की क्लास है। तो आज की क्लास में आपको लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज ही क्लास से। तो आज ही क्लास में आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर तक के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और 1 नंबर के भी इस क्लास से बन सकते हैं। तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है 904 पेपर के लिए। तो आपको इस क्लास को फुल वॉच कर लेना, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है और आंसर को भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जानकारी दे दूँ। अगर आपने अभी तक बंटी क्लासेस का नोट्स परचेस नहीं किया है तो नोट्स परचेस कर सकते हैं आप। आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। आप नोट्स पढ़कर अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकता है। नोट्स सरल और आसान भाषा में लिखे गए हैं, जैसा कि आप क्लासेस में देखते हो हमारी में बिल्कुल सरल, इतनी सरल लैंग्वेज है कि आप एक बार पढ़ोगे आसानी से समझ आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो आप नोट्स परचेस कर लो। नोट्स में पहले ही सारी पीडीएफ मिल जाती हैं आपको, बाद में क्लासेस आती हैं तो क्लासेस आप बाद में देखोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्लासेस वाले नोट्स भी मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा नोट्स भी मिल जाएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। सबसे पहले सभी स्टूडेंट लाइक करें, क्योंकि हमें ज़रूरत है आपके लाइक की। अगर आप एक लाइक करेंगे तो ये वीडियो आगे और बच्चों तक पहुँचेगी। और आपका एक कमेंट, लाइक कमेंट ये ज़रूर करना है आपको। हर एक स्टूडेंट को कमेंट लाइक करना है, ठीक है। और शेयर कर देना, जितने भी स्टूडेंट आपके साथी हो, कोई भी हो जो एमपी डीएलएड की तैयारी कर रहा है, सभी को शेयर कर देना। और हमारे चैनल को बारे में बता भी देना अपने सेंटर पे कि बंटी क्लासेस पे जाओ और एमपी डीएलएड की तैयारी करो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आज की मैराथन क्लास का। तो विद्यालय प्रभावशीलता को परिभाषित कीजिए। विद्यालय प्रभावशीलता को परिभाषित करना है, तो यहाँ पे इसका उत्तर देखेंगे। पहले अर्थ समझते हैं विद्यालय प्रभावशीलता का। तो प्रभावशीलता का अर्थ देखते हैं कि वह स्थिति जिसमें विद्यालय अपने निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है, वो क्या है, विद्यालय प्रभावशीलता है, ठीक है। जब एक विद्यालय में क्या क्या देखें यहाँ पे, तो कुछ पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। जब एक विद्यालय में शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता अच्छी हो, क्या विद्यालय के अंदर क्या हो, शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता अच्छी हो, छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, शिक्षक, अभिभावक और समाज मिलकर कार्य करें, संसाधनों का सही उपयोग हो, ठीक है। और तो उसे प्रभावशीलता विद्यालय कहते हैं। ये सारी चीज़ें अगर विद्यालय के अंदर सही होती हैं तो क्या होता है, वो प्रभावशीलता विद्यालय होता है। ये आप परिभाषा लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देखेंगे, एक विद्यालय जहाँ बच्चे नियमित आते हैं, यानी रेगुलर आते हैं, परीक्षा परिणाम अच्छे हैं और अनुशासन बना रहता है, तो वह प्रभावशील विद्यालय है, ठीक है। प्रभावशाली विद्यालय क्या है, वो प्रभावशाली विद्यालय। तो आप ऐसे से समझ सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कच्चा कच्च प्रबंधन का अर्थ बताइए। कच्चा कच्च प्रबंधन का आपको अर्थ बताना है, ठीक है। तो कच्चा कच्च प्रबंधन का अर्थ देखेंगे यहाँ पे। तो कच्चा कच्च प्रबंधन का अर्थ होता है कि कच्चा में ऐसा वातावरण बनाना जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से क्या चल सके, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखें कच्चा के वातावरण में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना चाहिए, बैठक व्यवस्था उचित रखना, समय का सदुपयोग करना, छात्रों की रुचि बनाए रखना, शिक्षण सामग्री का सही उपयोग करना, ठीक है। और सरल शब्दों में इसे समझें आप, सरल शब्दों में समझेंगे कि शिक्षक द्वारा कक्षा को व्यवस्थित और सक्रिय रखना ही कच्चा कच्च प्रबंधन है, ठीक है। शिक्षक द्वारा कक्षा को व्यवस्थित और सक्रिय रखना ही क्या है, कच्चा कच्च प्रबंधन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रधानाध्यापक की परिभाषा दीजिए। आपको क्या करना है, प्रधानाध्यापक यानी कि हेडमास्टर को डिफाइन करना है। क्या करना है, हेडमास्टर को डिफाइन करना है। हेडमास्टर की आपको क्या देनी है, परिभाषा देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफाइन हेड मास्टर। तो हेडमास्टर को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, उत्तर देखेंगे इसका। तो प्रधानाध्यापक वह अनुभवी और वरिष्ठ शिक्षक होता है। प्रधानाध्यापक अनुभवी और वरिष्ठ शिक्षक होता है जो विद्यालय का प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रमुख होता है। क्या होता है, वह प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रमुख होता है। तो वह क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो विद्यालय की समस्त गतिविधियों का संचालन करता है। कौन, प्रधानाध्यापक। शिक्षकों और छात्रों का मार्गदर्शन करता है। कौन,
प्रधानाध्यापक। विद्यालय और समाज के बीच कड़ी का कार्य करता है कौन? प्रधानाध्यापक। शासन के निर्देशों को लागू करता है कौन? प्रधानाध्यापक। ठीक है, यानी कि हम कुल मिला के कहें जो विद्यालय का हेड होता है वो कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है। सरल शब्दों में और इसे समझें आप, सरल शब्दों में समझाएं कि प्रधानाध्यापक विद्यालय का कप्तान होता है जो पूरे विद्यालय को सही दिशा में चलाता है। ठीक है, विद्यालय कौन होता है? कप्तान होता है। ठीक है, प्रधानाध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझते हुए पढ़ना है। और मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम का क्या उद्देश्य है? मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम का क्या उद्देश्य आपको बताना है। तो यहाँ पे उद्देश्य देखें, मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है कि सार्वभौमिक शिक्षा क्या होनी चाहिए? सार्वभौमिक शिक्षा, यानी कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुँचाना। दूसरा देखें, प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करना। तीसरा, स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्रबंधन, यानी कि ग्राम शिक्षा समिति को अधिकार देना। और चौथा देखें, शिक्षा में जन भागीदारी बढ़ाना। शिक्षा में जन भागीदारी बढ़ाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। और ड्रॉप आउट, यानी कि बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले को रोकना। ठीक है, जो काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो बीच में छोड़े जाते हैं तो उनको रोकना भी है, ड्रॉप आउट कम करना है। सारांश यहाँ पे देख सकते हैं, यह अधिनियम शिक्षा को जन तक पहुँचाने और स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से समझें और अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ? जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान है प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ, यानी कि व्हेन डिड एनसीईआरटी के बारे में बताना है कि एनसीईआरटी का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का पूरा नाम है, आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, पूरा नाम होता है की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 में हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1961 में की गई थी। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। एनसीईआरटी का मुख्यालय पूछ ले तो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य यहाँ पे देखेंगे, उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, पाठ्यक्रम निर्माण और शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षिक अनुसंधान करना होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डेलर्स कमीशन के अनुसार शिक्षा के स्तंभ कितने? तो आपको स्तंभ बताने हैं डेलर्स कमीशन के अनुसार। तो डेलर्स कमीशन के अनुसार शिक्षा के स्तंभ कितने? 4 स्तंभ है। ठीक है, 4 स्तंभ है। तो कौन कौन से वो आपको बताएंगे। तो डेलर्स कमीशन की स्थापना की बात करें तो 1996। ठीक है, तो इसके जो 4 स्तंभ है वो यहाँ पे देखेंगे। डेलर्स कमीशन के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो पहला स्तंभ है लर्निंग टू नो, यानी कि जानने के लिए सीखना। ठीक है, जानने के लिए सीखना। दूसरा लर्निंग टू डू, यानी करने के लिए सीखना। तीसरा हो जाएगा आपका लर्निंग टू लाइव टुगेदर, यानी कि मिलजुल कर जीने के लिए सीखना। ठीक है, मिलजुल कर जीने के लिए सीखना। और लर्निंग टू बी यानी स्वयं को विकसित करने के लिए सीखना। तो ये 4 स्तंभ है। आप इन 4 स्तंभों को अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो डेलर्स कमीशन के अनुसार ये शिक्षा के कितने स्तंभ हैं? 4 हैं, डेलर्स कमीशन के अनुसार है जी। ठीक है, शिक्षा के 4 स्तंभ, जानने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, मिलजुल कर जीने के लिए सीखना और स्वयं को विकसित करने के लिए सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय के कार्य लिखिए। विद्यालय के कार्य लिखने के, विद्यालय के जो प्रमुख कार्य हैं वो आपको लिखने के, विद्यालय क्या करता है। ठीक है, तो विद्यालय के कार्य यहाँ पे लिखेंगे। आप इन आंसरों को अपने और शब्दों में बढ़ा चढ़ा कर लिखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो शिक्षण कार्य यानी कि ज्ञान और कौशल प्रदान करना होता है। शिक्षण कार्य क्या होता है? विद्यालय का पहला कार्य होता है शिक्षण कार्य, जिसमें ज्ञान और कौशल प्रदान करना होता है। दूसरा चरित्र निर्माण यानी नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना होता है। सामाजिकरण यानी कि बच्चे को समाज के साथ जोड़ना होता है। सांस्कृतिक संरक्षण यानी कि संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, और 5वां देखें। 5वां कार्य हो जाएगा व्यावसायिक तैयारी, यानी कि जीवन यापन के लिए योग्य बनाना होता है। शारीरिक विकास यानी खेल और व्यायाम द्वारा स्वास्थ्य सुधार होता है। और 7वां देखें मानसिक विकास यानी सोचने और समझने की शक्ति बढ़ाना होता है। ठीक है, तो ये विद्यालय के आप प्रमुख कार्य लिख सकते हैं। आप इन्हें और अच्छे से अपनी भाषा में लिख सकते हैं, थोड़ा और पॉइंट जोड़कर इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय को परिभाषित कीजिए। आपको विद्यालय की परिभाषा लिखनी है। विद्यालय होता क्या है, तो विद्यालय को जहाँ पे परिभाषित करेंगे, परिभाषा लिखेंगे विद्यालय की, तो विद्यालय वह संस्थाएं जहाँ शिक्षक और छात्र, विद्यालय वह संस्थाएं जहाँ शिक्षक और छात्र एक निश्चित स्थान पर मिलकर ज्ञान, कौशल और संस्कार प्राप्त करते हैं। विद्यालय के अंदर ज्ञान, कौशल और संस्कार प्राप्त करते हैं कौन, शिक्षक और छात्र एक निश्चित स्थान पर करते हैं। ठीक है, तो ये विद्यालय की परिभाषा हो जाएगी। लेकिन जॉन डीवी के अनुसार और देखें हम जॉन डीवी क्या कहते हैं विद्यालय के बारे में, विद्यालय की परिभाषा में, तो विद्यालय एक विशेष वातावरण है। विद्यालय क्या है, जॉन डीवी के अनुसार देख रहे हैं तो विद्यालय एक विशेष वातावरण है जहाँ जीवन की कुछ गुणवत्ताओं को विकसित करने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे परिभाषा पूछे तो आप ये जॉन डीवी के या अदर किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार आप लिख सकते हैं। सरल शब्दों में अगर आप लिखना चाहें, एक नंबर में पूछ रहे तो आप ये लिख सकते हैं कि विद्यालय बच्चे के सर्वांगीण विकास का क्या होता है, एक केंद्र होता है। ठीक है, विद्यालय बच्चे के सर्वांगीण विकास का क्या होता है, केंद्र होता है, यानी कि विद्यालय के अंदर ही बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। तो क्लास को लाइक करो भाई, जिन्होंने लाइक नहीं किया है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। देखो भाई, तुमसे अच्छे तो फर्स्ट ईयर वाले हैं जो लाइक करते हैं, भर भर के लाइक आते हैं, उनके कमेंट आते हैं, तभी हमारी वीडियो फर्स्ट ईयर वाले की इंक्रीज होती है। ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले बहुत बच्चे देखते हैं हमारी क्लासेस को, लेकिन सेकंड ईयर वाले ना के बराबर देखते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर वाले बच्चे लाइक नहीं करते हैं। तो आप लाइक किया करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आपको उद्देश्य लिखना है, तो यहाँ पे हम पॉइंट के माध्यम से ही लिखेंगे। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य देखेंगे, सभी बच्चों को समान शिक्षा मिले, सीखने की क्षमता का विकास हो, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, यानी कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक सभी तरह का विकास, यानी कि सर्वांगीण विकास हो बच्चे का। ठीक है, जो बच्चा रटता है वो रटने की जगह समझकर सीखना हो, और जीवन उपयोगी कौशल विकसित हो, शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार हो। तो परिणाम यानी कि लर्निंग आउटकम्स कैसे हो, बेहतर हो। ठीक है, परिणाम कैसा हो, बेहतर हो। तो ये आप 7 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कक्षा कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य लिखिए। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन की आपको उद्देश्य लिखने, यानी कि राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के उद्देश्य आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य यानी कि अनुशासन बनाए रखना होता है एक मैनेजमेंट का क्लास के अंदर। तो कक्षा में शांतिपूर्ण कैसा हो, वातावरण हो, और सीखने का अवसर देना, यानी कि हर बच्चे को सीखने का मौका मिले। उसके बाद समय का सदुपयोग, यानी कि पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो, छात्रों की रुचि जगाना, यानी कि पढ़ाई में मन लगे, शिक्षण को प्रभावशीलता बनाना, और छात्रों में आत्मनिर्भरता विकसित करना। ठीक है, तो ये किसका, ये मैनेजमेंट के उद्देश्य है, यानी कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए कक्षा के अंदर। ठीक है, तो एक मैनेजमेंट होता है जो प्रबंधन होता है। ठीक है, एक मैनेजमेंट आपने देखा होगा हर एक कॉलेज संस्थान में मैनेजमेंट होना जरूरी होता है, स्कूल वगैरह कोचिंग वगैरह पर आपने देखा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशासनिक नेतृत्व क्या है। प्रशासनिक नेतृत्व क्या है, तो प्रशासनिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें संस्था का प्रमुख अपने सहयोगियों को लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में क्या करता है, प्रेरित और निर्देशित करता है। ठीक है, तो एक प्रशासनिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें संस्था का प्रमुख अपने सहयोगियों को लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में क्या करता है, प्रेरित और निर्देशित करता है। ठीक है, आप इसे अच्छे से पढ़ें। तो विद्यालय में प्रधान अध्यापक का प्रशासनिक नेतृत्व यहाँ देखेंगे, विद्यालय में प्रधान अध्यापक का प्रशासनिक नेतृत्व यानी कि नियम और नीतियाँ बनाना होता है, कार्यों का विभाजन करना होता है, शिक्षकों का मार्गदर्शन करना होता है, विद्यालय के संसाधनों का प्रबंधन करना होता है, यानी कि मैनेजमेंट करना होता है। नियम और नीति यानी प्रधान अध्यापक होता है वो स्कूल के नियम और नीतियां बनाता है, कैसे क्या करना है। उसके बाद कार्यों का विभाजन करता है, कौन सा कार्य कैसे करना है, क्या चल रहा है कार्य को, क्या कर रहा है। शिक्षकों का मार्गदर्शन करता है कि शिक्षक किस तरीके से पढ़ाएंगे बच्चों को, कैसे क्या करना है शिक्षकों को। विद्यालय के संसाधनों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का प्रबंधन करता है। ठीक है, मैनेजमेंट के संसाधनों का। और जहाँ पे थोड़ा और सरल तरीके से समझ सकते हैं कि सरल शब्दों में यानी संस्था को सुव्यवस्थित तरीके से चलाना ही प्रशासनिक नेतृत्व होता है। ठीक है, एक अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि प्रधान अध्यापक के दायित्व लिखिए। तो प्रधान अध्यापक के जो प्रमुख दायित्व हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, यानी प्रधान अध्यापक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लिखनी है कि एक प्रधान यानी हेड मास्टर की कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है,
तो आप जिन बच्चों को समझना है हिंदी शब्द वो इंग्लिश के शब्द का प्रयोग कर सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखेंगे प्रधान अध्यापक के प्रमुख दायित्व, यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं प्रधान अध्यापक की। तो शैक्षणिक दायित्व यानी कि पाठ्यक्रम, शिक्षण योजना, परीक्षा का प्रबंधन करना होता है। प्रशासनिक दायित्व यानी कि रिकॉर्ड, उपस्थिति रिपोर्ट तैयार करना होता है। शिक्षकों का मार्गदर्शन यानी कमजोर शिक्षकों को सहयोग देना होता है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें देखें। और उसके बाद छात्र कल्याण यानी कि बच्चों की समस्याओं को समाधान करना होता है। और अभिभावक संपर्क यानी माता पिता से नियमित संवाद करना होता है। और सामुदायिक संबंध यानी गांव समाज से जुड़ाव बनाए रखना होता है। और सातवां आपका अनुशासन बनाए रखना होता है। ठीक है, तो ये किसके दायित्व हो जाएंगे? ये प्रधान अध्यापक के दायित्व हो जाएंगे कि विद्यालय के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समूह नेतृत्व का क्या अर्थ है? समूह नेतृत्व का क्या अर्थ है आपको बताना है। यानी कि व्हाट मीन्स ग्रुप लीडरशिप, ग्रुप लीडरशिप का क्या मतलब आपको बताना है। ठीक है, अर्थ बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे समूह नेतृत्व का अर्थ होता है कि एक समूह को सही दिशा में ले जाने की क्षमता, एक समूह को सही दिशा में ले जाने की क्षमता होता है, यानी समूह नेतृत्व का अर्थ होता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों को, जब एक व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों को एकजुट रखे, क्या करे? एकजुट रखे, लक्ष्य की ओर प्रेरित करे, सबकी राय सुने और निर्णय ले, टीम भावना बनाए रखे। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? समूह नेतृत्व कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उदाहरण देखें, यानी कच्चा मॉनिटर जो अपनी कक्षा को व्यवस्थित रखता है वह समूह नेता का उदाहरण है। ठीक है, एक मॉनिटर है, यानी कि आप कक्षा में पढ़े होंगे, आपकी क्लास में एक मॉनिटर जरूर रहा होगा। तो वो क्या करता था? एक कच्चा मॉनिटर अपनी कक्षा को क्या रखता था? व्यवस्थित रखता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख के नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दल नेतृत्वकर्ता के प्रभावी गुण लिखिए। दल नेतृत्वकर्ता के प्रभावी गुण लिखने, यानी टीम लीडर के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, यानी कि उसकी विशेषताएं आपको बतानी है कि टीम लीडर की कैसी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुण बताने, तो एक प्रभावी दल नेतृत्वकर्ता यानी कि टीम लीडर। ठीक है, टीम लीडर के गुण आपको लिखने यहाँ पे। तो दूरदर्शिता यानी आगे की सोचने की क्षमता रखने वाला। ठीक है, एक टीम लीडर की गुण बता रहे हैं। और संवाद कौशल यानी कि स्पष्ट और प्रभावशाली बात करना जानता हो एक टीम लीडर के बारे में। तो निर्णय लेने की क्षमता यानी सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए, ऐसा टीम लीडर होना चाहिए। टीम लीडर के गुण बता रहे हैं हम। ठीक है, उसकी विशेषताएं। तो प्रेरणा देना यानी कि टीम को उत्साहित रखना। ठीक है, टीम को उत्साहित रखना, मोटिवेट्स करता रहे। सहयोग की भावना यानी कि मिलकर काम करना। ईमानदारी और विश्वसनीयता होनी चाहिए। समस्या समाधान की क्षमता रखने वाला हो और सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सारांश देखते हैं। एक अच्छा टीम लीडर वह है जो अपनी टीम को जोड़कर रखे और सबको साथ लेकर लक्ष्य प्राप्त करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। आपको समावेशी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखने। समावेशी शिक्षा के बारे में बता, खूब पढ़ते आए आप, आपके 3 पेपर हो गए तो उसमें समावेशी शिक्षा के बारे में कई बार बताएं। तो समावेशी शिक्षा के 2 उद्देश्य आपको लिखने हैं। तो सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, यानी सामान्य, दिव्यांग, पिछड़े सभी बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ें, कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। एक तो पहला ये आपका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। समावेशी शिक्षा वही है जिसमें एक ही कक्षा के अंदर सभी तरह के बच्चों को पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाती है, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, तो समान अवसर प्रदान करना, यानी हर बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार सीखने का समान मौका मिलना चाहिए। सरल शब्दों में कहते हैं समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कोई बच्चा शिक्षा से क्या ना रहो, वंचित ना रह पाए। ठीक है, सभी को शिक्षा मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षागत संप्रेषण की शैक्षिक उपयोगिता लिखिए। कक्षागत संप्रेषण की शैक्षिक उपयोगिता आपको लिखनी है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो कक्षागत संप्रेषण की शैक्षिक उपयोगिता यानी ज्ञान का आदान प्रदान, यानी कि शिक्षक और छात्र के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है। समझ बढ़ती है, यानी कि स्पष्ट संवाद से बच्चे विषय को क्या करते हैं? अच्छे से समझते हैं। तीसरा देखें, छात्रों की जिज्ञासा शांत होती है, शिक्षण प्रभावशाली बनता है और छात्र और शिक्षक में अच्छे संबंध बनते हैं। छात्रों का आत्मविश्वास भी
बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दल तैयार करने में 4 सावधानियां लिखिए। तो दल तैयार यानी कि आपको एक टीम बनानी है, तो टीम बनाने के लिए आपको 4 सावधानियां रखनी चाहिए। तो आपको कौन कौन सी 4 सावधानियां रख सकते हैं आप, वो आपको लिखनी है एक टीम बनाने के लिए। ठीक है, तो टीम आप किसी की बना सकते हैं। तो टीम या दल यानी कि टीम होता है, तो टीम बनाते समय 4 सावधानियां आपको रखनी है। सही सदस्यों का चुनाव करें। ठीक है, सही सदस्यों का चुनाव यानी कि दल में कुशल और सहयोगी सदस्यों, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण यानी दल का उद्देश्य सबको स्पष्ट हो। ठीक है, सभी को पता हो कि हमें इसके लिए टीम बना रहे, तो ये हमारा क्या है, लक्ष्य है। ठीक है, एकदम स्पष्ट क्लियर हो सबको जो भी टीम में जुड़े। और समान भागीदारी यानी कि सभी सदस्यों को काम में समान अवसर मिले। आपसी सामंजस्य हो यानी कि सदस्यों में मतभेद ना होना चाहिए, मिलकर काम करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो शिक्षक समख्या कार्यक्रम के 2 लक्ष्य लिखिए। शिक्षक समख्या कार्यक्रम के आपको 2 लक्ष्य लिखने हैं। ठीक है, तो शिक्षक समख्या कार्यक्रम के उद्देश्य आपको लिखने हैं, लक्ष्य लिखने हैं। ठीक है, 2 लक्ष्य यानी कि शिक्षकों का व्यावसायिक विकास यानी शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर उनकी शिक्षण क्षमता बढ़ाना होता है। दूसरा, शिक्षकों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करना ताकि वे बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें। आप ये 2 उद्देश्य लिख सकते हैं नोट, यानी कि यह कार्यक्रम शिक्षकों को एक दूसरे से सीखने और अनुभव साझा करने का अवसर देता है। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम है ये, शिक्षक समख्या कार्यक्रम है। ठीक है, शिक्षक समख्या कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ आइए। आपको बताना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो क्षेत्रीय कार्यकाल है वो कहाँ पर है, वो आपको बताना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यकाल निम्न स्थानों पर, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशंस। ठीक है, यूजीसी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशंस होता है। ठीक है, कमीशन। तो यहाँ पे ये स्थान देखेंगे तो पहला पुणे महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद हैदराबाद तेलंगाना, और कोलकाता पश्चिम बंगाल में, और भोपाल मध्य प्रदेश, और गुवाहाटी असम, और बेंगलोर कर्नाटक। तो ये क्या है, ये यूजीसी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, यूजीसी का मुख्यालय तो नई दिल्ली में, लेकिन ये क्या है, ये 5 नहीं 6 हो गए आपके 6। ये क्या है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यकाल है ये। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय है ये पुणे महाराष्ट्र में, हैदराबाद तेलंगाना हैदराबाद, और कोलकाता पश्चिम बंगाल, भोपाल मध्य प्रदेश में, और गुवाहाटी असम में, और बेंगलोर कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के कोई 2 प्रमुख कार्य लिखिए। जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार है उसकी बोर्ड के आपको क्या लिखने हैं, 2 कार्य लिखने हैं। तो इसके 2 कार्य यहाँ पे देखेंगे यानी CAB। ठीक है, CAB के 2 कार्य यहाँ पे देखेंगे। तो CABE के 2 प्रमुख कार्य यानी कि शिक्षा नीति पर सुझाव देना, केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा के विकास हेतु परामर्श देना होता है। शिक्षा में समन्वय स्थापित करना यानी केंद्र और राज्यों के बीच शिक्षा नीतियों में एक रूपता लाना होता है। और नोट में आप देख सकते हैं कि CAB भारत की सबसे पुरानी और सर्वोच्च शिक्षा सलाहकार संस्था है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है, CAB की स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी। आप इनको अच्छे से पढ़ें और नोट्स वगैरह ज़्यादा ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो थोड़े से पैसे और खर्च कर लें आप, बाकी के पेपर्स के लिए आपको नोट्स ले लें, आप अच्छे से उन्हें पढ़ें अच्छे से। ठीक है, अच्छे से बैठकर आराम से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, और क्लासेस देखकर आपका रिवीजन होता रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप नोट्स परचेज कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय संस्कृति के सर्जन में प्रार्थना सभा की भूमिका लिखिए। विद्यालय संस्कृति के सर्जन में प्रार्थना सभा की आपको क्या लिखनी है, भूमिका लिखनी है प्रार्थना सभा की। तो प्रार्थना सभा की भूमिका यहाँ पे देखेंगे। तो प्रार्थना सभा की भूमिका यानी कि अनुशासन का विकास। पहला, अनुशासन का विकास यानी प्रतिदिन नियमित रूप से एकत्र होने से अनुशासन बनता है। राष्ट्रीय भावना यानी कि राष्ट्रीय भावना क्या होती है, जागृत होती है, यानी कि राष्ट्रगान प्रतिज्ञा से देश प्रेम बढ़ता है। यानी ये प्रार्थना के बारे में बताई जा रही, जो स्कूल में प्रार्थना होती है उसके बारे में। ठीक है, नैतिक शिक्षा यानी कि नैतिक शिक्षा मिलती है, यानी कि
प्रेरक विचार और कहानियों से। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सामूहिक भावना विकसित होती है, यानी कि सब मिलकर एक साथ होते हैं। विद्यालय की संस्कृति मजबूत होती है, इससे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। सारांश देखें यानी प्रार्थना सभा विद्यालय की आत्मा है जो बच्चों में संस्कार और एकता का भाव भरती है। ठीक है, प्रार्थना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, तो शिक्षा के साधन के रूप में घर या परिवार, शिक्षा के साधन के रूप में घर या परिवार की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। शिक्षा के साधन के रूप में आपको घर और परिवार की भूमिका का क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, तो उत्तर देखेंगे इसका कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। आप सभी को पता ही है कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और प्रथम गुरु माँ होती है। तो यहाँ पे परिवार की भूमिका देखेंगे तो प्रारंभिक शिक्षा में यानी बोलना, चलना, खाना सब घर से सीखता है बच्चा। ठीक है, उसके बाद संस्कार और नैतिक मूल्य, ईमानदारी, सम्मान, दया घर से मिलती है। उसके बाद भाषा का विकास यानी कि मातृभाषा घर से ही सीखता है बच्चा। धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा परिवार देता है। भावनात्मक शिक्षा बच्चे को प्रेम और सुरक्षा मिलती है। व्यवहारिक ज्ञान यानी कि जीवन जीने का तरीका सीखता है बच्चा। और कहावत यानी माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। ठीक है, ये कहावत है कि माँ बच्चे की क्या होती है, पहली गुरु होती है और विद्यालय पहला परिवार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कच्चा कच्छ प्रबंधन में आने वाली समस्याएं लिखिए। तो कच्चा कच्छ प्रबंधन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं वो आपको लिखना है। तो राइट द प्रॉब्लम्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट, जब क्लासरूम को मैनेजमेंट करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं वो आपको लिखनी है। ठीक है, क्लियर। तो क्लासरूम में मैनेजमेंट करते समय प्रॉब्लम आती हैं, जो समस्याएं आती हैं उनको लिखते हैं। तो पहली समस्या होती है अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता यानी कि छात्रों का शोर करना, ध्यान ना देना। ठीक है, अधिक छात्र संख्या यानी एक कक्षा में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं तो अनुशासन में थोड़ा अच्छे से बैठा नहीं पाते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं विभिन्न स्तर के छात्र, कमज़ोर तेज बच्चे एक साथ होना। संसाधनों की कमी यानी कि फर्नीचर, शिक्षण सामग्री का अभाव रहता है तो बच्चों को ये समस्या रहती है, अच्छे से नहीं पढ़ाई हो पाती। उसके बाद छात्रों की अनुपस्थिति या नियमित ना आना, बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं। शिक्षक का व्यवहार यानी कठोर या अति नरम होना। और पारिवारिक समस्या यानी बच्चे का मन में पढ़ाई ना लगना। ठीक है, बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगना। तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाठ्येतर एवं पाठ्यसेगामी, तो यहाँ में कुरिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है। तो पाठ्येतर और पाठ्यसेगामी क्रियाओं में शिक्षक की भूमिका आपको लिखनी है। ठीक है, शिक्षक की भूमिका लिखेंगे। तो पाठ्यक्रम में सेगामी क्रियाएं, पाठ्यक्रम सेगामी क्रियाओं में शिक्षक की भूमिका लिखेंगे। सबसे पहले पाठ्यक्रम सेगामी क्रियाओं में शिक्षक की भूमिका, तो सबसे पहले आयोजन करना यानी खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिता का आयोजन करना होता है। प्रेरित करना यानी कि बच्चों को भाग लेने के लिए उत्साहित करना होता है। मार्गदर्शन देना यानी कि नाटक, वाद विवाद, चित्रकला में सहयोग देना होता है। उसके बाद प्रतिभा पहचानना यानी कि बच्चों की छिपी प्रतिभा खोजना। सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना होता है और अनुशासन बनाए रखना यानी गतिविधियों के दौरान व्यवस्था। और नोट में देखेंगे शिक्षक केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, वह बच्चे के पूर्ण विकास का जिम्मेदार होता है एक शिक्षक। ठीक है, एक शिक्षक ही बच्चे का पूरी तरीके से विकास कर पाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन शैक्षिक नेतृत्व का महत्व लिखिए। शैक्षिक नेतृत्व का आपको महत्व लिखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ पेडागोजिकल लीडरशिप। तो यहाँ पे जिसका देखें शैक्षिक नेतृत्व का महत्व यहाँ पे देखेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है, शिक्षकों को दिशा मिलती है, विद्यालय का सुचारू संचालन होता है, नवाचार और सुधार को प्रोत्साहन मिलता है। छात्रों के सीखने के परिणाम कैसे होते हैं, बेहतर होते हैं। समुदाय और विद्यालय के बीच सेतु बनता है। तो सारांश देखें, अच्छा शैक्षिक नेता विद्यालय को उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो परिवर्तन प्रबंधन की
प्रक्रिया लिखिए। तो परिवर्तन प्रबंधन की आपको क्या लिखनी है, प्रक्रिया लिखनी है, ठीक है। तो परिवर्तन प्रबंधन की प्रक्रिया के चरण यहाँ पे देखेंगे। परिवर्तन की आवश्यकता पहचानना, क्या होता है, परिवर्तन की आवश्यकता पहचान, यानी क्या बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा है आपका योजना बनाना। योजना बनाना यानी परिवर्तन कैसे और कब होगा। संबंधित लोगों को तैयार करना यानी शिक्षकों और छात्रों को जानकारी देना। परिवर्तन लागू करना, नई नीति या पद्धति अपनाना। मूल्यांकन करना यानी कि परिवर्तन का प्रभाव जांचना और आवश्यकता अनुसार सुधार करना, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं और इसमें अपने हिसाब से लिखें, अपनी तरफ से भी शब्द जोड़कर लिखे नहीं आपको। तो और सरल शब्दों में से समझेंगे कि पुरानी व्यवस्था को बेहतर बनाने की सुव्यवस्थित प्रक्रिया परिवर्तन प्रबंधन कहलाती है, ठीक है। अच्छे से आप इसे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानाध्यापक के प्रमुख कार्य लिखिए। एक प्रधानाध्यापक के कौन कौन से कार्य हैं वो आपको लिखने हैं, हेड मास्टर के, ठीक है। प्रमुख कार्य लिखने, तो प्रधानाध्यापक के प्रमुख कार्य यहाँ पे देखें। पहला कार्य होता है शैक्षणिक कार्य, यानी कि पाठ्यक्रम नियोजन, शिक्षण की निगरानी रखना और प्रशासनिक करना। प्रशासनिक कार्य यानी कि उपस्थिति रिकॉर्ड रिपोर्ट प्रबंधन के होते हैं कार्य। ये शिक्षक प्रबंधन यानी कि शिक्षकों को कार्य सौंपना और मार्गदर्शन करना होता है हेडमास्टर का काम। और छात्र कल्याण यानी कि छात्रों की समस्याओं का समाधान करना होता है। सामुदायिक संपर्क यानी कि अभिभावक और समाज से जुड़ाव रहता है। और वित्त प्रबंधन यानी विद्यालयों के बजट और अनुदान का उचित उपयोग करना होता है। और विद्यालय का सुंदर वातावरण बनाए रखना होता है, ठीक। विद्यालय का सुंदर वातावरण यानी कि माहौल बनाए रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विषयगत क्षेत्र में शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व की विशेषताएं लिखिए। विषयगत क्षेत्र में शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व की आपको विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे विषयगत शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व की विशेषताएं, यानी कि विषय का गहरा ज्ञान होना चाहिए, अपने विषय में पूरी दक्षता होनी चाहिए, ठीक है। प्रभावशीलता शिक्षण विधि यानी कि छात्रों को सरल तरीके से समझाना आना चाहिए। नवाचार यानी कि नई नई शिक्षण तकनीकों का उपयोग करना आना चाहिए। छात्रों की आवश्यकता समझना यानी कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान देना होता है। पांचवा पॉइंट देखें कि सहयोगी शिक्षकों का मार्गदर्शन यानी अपने विषय में दूसरों की मदद करना होता है। निरंतर अद्यतन ज्ञान यानी कि नई जानकारी सीखते रहना होता है। मूल्यांकन में दक्षता यानी सही तरीके से परीक्षण और आकलन करना। यहाँ पे देखें सारांश यानी कि विषयगत शिक्षा शास्त्री नेता वह है जो अपने विषय में पारंगत और दूसरों को भी सीखने में क्या करे, मदद करे, ठीक है। तो आप इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ें। नोट्स परचेस कर लें। आप नोट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं भाई, नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा नंबर है। आप नोट्स पीडीएफ से पढ़ेंगे इन क्वेश्चनों को तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको और अच्छे से आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप एक बार इसे पढ़ लेंगे, अपनी सेल्फ स्टडी कर लेंगे, उसके बाद आप क्लासेस वगैरह देखते हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो नोट्स परचेस कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लास को लाइक करो, जिन्हें स्टूडेंट ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आगे की क्लासेस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विद्यालय की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले दो कारक लिखिए। विद्यालय की जो प्रभावशीलता है उसको प्रभावित करने वाले आपको दो कारों के नाम लिखने हैं, दो कारकों के नाम लिखने हैं, ठीक है। दो कारक के नाम लिखेंगे यहाँ पे। तो उत्तर की शुरुआत आप ऐसा करें कि विद्यालय प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। तो कौन कौन से कारक हैं, तो शिक्षक की गुणवत्ता, यानी यदि शिक्षक योग्य, प्रशिक्षित और समर्पित है तो विद्यालय प्रभावशीलता बनाता है। क्या बनाता है, विद्यालय प्रभावशीलता बनता है, विद्यालय प्रभावशाली बनता है, ठीक है। उसके बाद शिक्षक का व्यवहार, शिक्षण विधि और लगन सीधे बच्चों की सीखने की क्षमता को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखें, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि विद्यालय का वातावरण और संसाधन। यदि विद्यालय में अच्छी इमारत, पुस्तकालय, खेल मैदान, शिक्षण सामग्री और सकारात्मक वातावरण है तो विद्यालय अधिक क्या होती है, प्रभावशाली होता है, ठीक है। सरल शब्दों में देखें तो अच्छा शिक्षक प्लस अच्छा वातावरण एक प्रभावशाली विद्यालय होता है, ठीक है। जब एक अच्छा शिक्षक हो और अच्छा वातावरण हो तो क्या एक प्रभावशाली विद्यालय बनता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समावेशी शिक्षा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो समावेशी शिक्षा की आप विशेषताएं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा की विशेषताएं देखेंगे। तो समावेशी शिक्षा की 2 प्रमुख विशेषताएं, सभी बच्चों को स्वीकार करना, यानी कि सामान्य, दिव्यांग, पिछड़े, आदिवासी सभी बच्चे एक ही विद्यालय और कक्षा में पढ़ते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है। और दूसरा देखें, लचीला पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि, यानी कि हर बच्चे की ज़रूरत के अनुसार शिक्षण सामग्री और तरीका अपनाया जाए ताकि सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ सके और वो अच्छी तरीके से सीख सकें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शैक्षिक नेतृत्व उससे क्या समझते हैं। शैक्षिक नेतृत्व से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो शैक्षिक नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, जो शैक्षिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय का प्रमुख यानी कि प्रधान अध्यापक या शिक्षक शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शिक्षकों और छात्रों को क्या करता है, प्रेरित करता है, निर्देशित करता है और मार्गदर्शन करता है। ठीक है। तो शैक्षिक नेतृत्व के जो मुख्य तत्व हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखेंगे आप। दूरदर्शी सोच, यानी कि शिक्षा के भविष्य की योजना बनाना होता है। शिक्षकों को प्रेरित करना, यानी कि बेहतर पढ़ाने के लिए उत्साहित करना होता है। छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना होता है। नवाचार अपनाना, यानी कि नई शिक्षण विधियां लागू करना। ठीक है। सरल शब्दों में देखें तो शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ विद्यालय को शिक्षा की दृष्टि से श्रेष्ठ बनाना होता है, श्रेष्ठ बनाने की क्षमता है। ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को अगर यहाँ पे कुछ प्रश्नों को समझ नहीं आता है तो वो यहाँ पे इंग्लिश भी देख सकते हैं, इंग्लिश की सहायता से समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि हिंदी में जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान यहाँ पे देखें कि सर्व शिक्षा अभियान के आपको 2 उद्देश्य लिखने हैं सर्व शिक्षा अभियान के। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SASA। ठीक है। SSA होगा। सर्व शिक्षा अभियान के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य देखेंगे इसका, SSA का प्रमुख उद्देश्य पहला देखेंगे कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, यानी कि कोई भी बच्चा शिक्षा से क्या ना हो, वंचित ना रहे। उसके बाद दूसरा देखें, इसका दूसरा जो उद्देश्य है, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। तो सर्व शिक्षा अभियान का दूसरा उद्देश्य है कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में क्या करना है, सुधार करना है। तो बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, ड्रॉप आउट रोकना और सीखने के स्तर को क्या करना है, ऊंचा उठाना है। ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो डाइट के आपको प्रमुख कार्य लिखने हैं। ठीक है। डाइट के आप प्रमुख कार्य लिखेंगे। तो डाइट के 2 प्रमुख कार्य, यानी कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देना होता है। ठीक है। शिक्षकों को क्या देना होता है, प्रशिक्षण देना होता है। यानी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को सेवाकालीन और पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे बेहतर शिक्षण कर सकें। ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे देखेंगे, शैक्षिक अनुसंधान और सामग्री विकास, यानी कि जलीय की शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना और शिक्षण सामग्री तैयार करना होता है। डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत हुई थी। ठीक है। डाइट की स्थापना कैसे हुई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत हुई थी। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, व्यवसाय क्या है, व्यवसाय क्या समझते हैं, व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, आपको स्पष्ट करना है। ठीक है। व्यवसाय के बारे में आपको लिखना है कि व्यवसाय से क्या समझते हैं, ये आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे देखें, व्यवसाय वह कार्य है जो व्यक्ति विशेष प्रशिक्षण और योग्यता प्राप्त करके करता है और जिससे उसे आजीविका मिलती है और जो समाज के लिए उपयोगी होता है। ठीक है। व्यवसाय की यहाँ पे प्रमुख विशेषताएं आप देख सकते हैं। व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं यानी विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें आचार संहिता होती है और ये समाज सेवा का भाव रखता है। इसमें निरंतर प्रशिक्षण होता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखेंगे,
शिक्षण, चिकित्सा, वकालत, ये सभी व्यवसाय हैं। ठीक है, तो सरल शब्दों में समझें, व्यवसाय यानी कि विशेष योग्यता प्लस सेवा भाव और आजीविका। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या है, व्यवसाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख 3 उद्देश्य लिखिए। देखो, इसमें जितने ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो शिक्षक और विद्यालय से ही संबंधित होंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट का ही नाम शालेय है। शालेय यानी कि विद्यालय, शालेय संस्कृति, शालेय संस्कृति यानी कि शालेय आपकी शालेय यानी कि विद्यालय होता है। ठीक है, स्कूल होता है। तो जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पेपर में विद्यालय से रिलेटेड और शिक्षक से रिलेटेड होंगे। ठीक है, शिक्षक, विद्यालय, यही क्वेश्चन इसमें घूम फिर के आएंगे, इनमें से ही बनाए जाएंगे क्वेश्चन। तो आपको इनसे रिलेटेड ही लिखना है, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख 3 उद्देश्य आपको लिखने हैं। ठीक है, प्रबंधन होता है मैनेजमेंट। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट के आपको 3 प्रमुख उद्देश्य लिखने हैं। अगर किसी को समझना आए तो वो नीचे इंग्लिश पढ़ के समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आंसर देखते हैं इसका। तो विद्यालय प्रबंधन के 3 उद्देश्य यहाँ पे देखेंगे। तो शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाना होता है। ठीक है, शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाना यानी कि विद्यालय में ऐसी व्यवस्था करना जिससे शिक्षक अच्छे से पढ़ा सकें और बच्चे अच्छे से सीख सकें। ठीक है, दूसरा संसाधनों का उचित उपयोग यानी कि विद्यालय के मानवीय और भौतिक संसाधनों का सही तरीके से क्या हो, उपयोग करना होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखें, अनुशासन और सुव्यवस्था व्यवस्था बनाए रखना यानी कि विद्यालय में नियम, समय सारणी और व्यवस्था बनाए रखना ताकि शिक्षा का कार्य सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबंधन एवं संगठन में अंतर लिखिए। ठीक है, प्रबंधन एवं संगठन में आपको 3 अंतर लिखने हैं। तो 3 अंतर आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो पहला अंतर देखेंगे, प्रबंधन एक प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन एक प्रक्रिया है जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करती है। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन एक प्रक्रिया है जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करती है, जबकि एक संगठन क्या है? एक ढांचा है। संगठन एक ढांचा है जो लोगों और कार्यों को व्यवस्थित करता है। ठीक है, पहला अंतर ये हो जाएगा। दूसरा अंतर आप यहाँ पे देखेंगे, दूसरा अंतर कह रहा है कि प्रबंधन निर्णय लेता है। प्रबंधन क्या करता है? निर्णय लेता है और नीतियां बनाता है, जबकि संगठन उन निर्णयों को लागू करने की संरचना प्रदान करता है। ठीक है, तीसरा अंतर देखें कि प्रबंधन गतिशील होता है, परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, जबकि संगठन अपेक्षाकृत स्थायी होता है और जल्दी नहीं बदलता है। ठीक है, संगठन क्या है? जल्दी नहीं बदलता है और प्रबंधन क्या है? वो बदल जाता है परिस्थितियों के अनुसार। ठीक है, सरल शब्दों में इसे देखें तो यानी कि संगठन वह मकान है। संगठन क्या है? संगठन वह मकान है जो प्रबंधन उसमें रहने और चलाने का क्या होता है? एक तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रेषण से क्या समझते हैं? संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? तो यानी संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। ठीक है, तो संप्रेषण की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की 2 विशेषता लिखेंगे संप्रेषण की। तो संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार, भावना या सूचना को दूसरे व्यक्ति तक भाषा, संकेत या लेखन के माध्यम से पहुँचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझता है। तो ये क्या कहलाता है? ये संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे संप्रेषण की आप 2 विशेषताएं देख सकते हैं। तो संप्रेषण की पहली विशेषता द्विमार्गीय प्रक्रिया, यानी कि संप्रेषण में संदेश भेजने वाला यानी कि सेंडर होता है और प्राप्त करने वाला रिसीवर होता है, दोनों होते हैं। तो दोनों का सहभाग जरूरी होता है। ठीक है, दोनों का सहभाग जरूरी होता है संप्रेषण में। दूसरा स्पष्टता, यानी कि अच्छे संप्रेषण में संदेश सरल और स्पष्ट समझने योग्य होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप 2 विशेषताएं देख सकते हैं। संप्रेषण की और भी कई विशेषताएं, जितना पूछा उतना लिख रहे हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समावेशी शिक्षा के प्रमुख 3 महत्व लिखिए। 3 महत्वों का आपको उल्लेख करना है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के प्रमुख 3 महत्वों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे समावेशी शिक्षा के 3 प्रमुख महत्व यहाँ पे देखेंगे। सामाजिक समानता। सबसे पहले सामाजिक समानता यानी कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने से समाज में भेदभाव कम होता है। सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने से समाज में भेदभाव कम होता है और समानता की भावना विकसित होती है। ठीक है, अब दूसरा देखें यहाँ
दिव्यांग बच्चों का विकास, यानी कि विशेष जरूरत वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़कर आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तीसरा देखें तो शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण। ठीक है, सार्वभौमिकरण यानी कि कोई भी बच्चा जाति, धर्म या लिंग, दिव्यांगता के कारण शिक्षा से क्या ना हो वंचित नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बालिका शिक्षा के संबंध में आचार्य राममूर्ति समिति के प्रमुख 3 सुझाव लिखिए। तो बालिका शिक्षा के संबंध में आपको आचार्य राममूर्ति समिति के प्रमुख 3 सुझाव आपको देने हैं। तो यहाँ पे देखें जो आचार्य राममूर्ति समिति है वो 1990 के बालिका शिक्षा संबंधी 3 प्रमुख हैं। ठीक है, जो आचार्य राममूर्ति समिति कब है, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। तो पहली देखेंगे, पहला सुझाव यहाँ पे देखेंगे तो बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय स्थापित किए जाएं ताकि अभिभावक निश्चित होकर बेटियों को भेज सकें। ठीक है, निश्चित होकर क्या कर सकें, बेटियों को भेज सकें। महिला शिक्षकों की नियुक्ति, यानी कि बालिका विद्यालयों में महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाए जिससे बालिकाएं सहज महसूस करें। ठीक है, बालिकाओं को छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन, यानी कि गरीब परिवारों की बालिकाओं को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वे पढ़ाई जारी रख सकें। ठीक है, तो ये आप 3 इसके सुझाव लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महिला समाख्या कार्यक्रम के 3 प्रमुख उद्देश्य लिखने। पहले हमने शिक्षक समाख्या के कार्यक्रम के उद्देश्य आपको बताएं, अब इसमें महिला समाख्या कार्यक्रम के 3 प्रमुख उद्देश्य आपको लिखने। ठीक है, तो महिला समाख्या कार्यक्रम के 3 प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे देखेंगे। तो महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना, यानी कि विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को शिक्षा से जोड़ना होता है। दूसरा देखें महिलाओं का सशक्तिकरण यानी महिलाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति विकसित करना होता है। तीसरा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि परिवार और समाज को बालिका शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना होता है। नोट, यानी कि कार्यक्रम 1988 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था ये कार्य। ठीक है, महिला समाख्या कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवरोधन से क्या समझते हैं, अवरोधन से आप क्या समझते हैं। तो अवरोधन के प्रमुख 3 कारण आपको लिखने हैं कि अब अवरोधन से क्या समझते हैं। ठीक है, तो अवरोधन के आपको 3 प्रमुख कारण लिखने। पहले अवरोधन देखते हैं, अवरोधन होता क्या है। तो अवरोधन का अर्थ है यहाँ पे जब कोई छात्र एक ही कक्षा में 2 या अधिक वर्ष तक रहे और अगली कक्षा में प्रमोट ना हो सके तो उसे क्या कहते हैं, अवरोधन कहते हैं। सीधा मैं आपको यहाँ समझा दूँ, जैसे कि आप किसी कक्षा में 1-2 बार फेल हो जाते हैं, उसी कक्षा में फिर बार आप पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अवरोधन कहते हैं। क्लियर। तो इसके जो प्रमुख कारण है यहाँ पे देखेंगे तो अवरोधन के 3 प्रमुख कारण, यानी छात्र की कमजोरी आर्थिक स्थिति, यानी गरीबी के कारण बच्चा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता है, पढ़ाई के साथ काम भी करना पड़ता है। ठीक है, पहला कारण तो आप ये लिख सकते हैं। दूसरा, शिक्षण की निम्न गुणवत्ता, यानी कि अच्छे शिक्षक ना होने पर बच्चा विषय नहीं समझ पाता और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है। ठीक है, इस वजह से उसी कक्षा में रह जाता है बच्चा, तो अवरोधन का ये कारण है। और पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं भी हैं इसमें, यानी घर में अशांति, माता पिता का अशिक्षित होना, ये बच्चे की प्रति उदासीनता है। ठीक है, तो आप ये 3 कारण लिख सकते हैं, और भी कई सारे कारण हैं वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपव्यय क्या है। तो अपव्यय के 3 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो अपव्यय क्या है, आपको अपव्यय के 3 प्रमुख कारणों का क्या करना है, उल्लेख करना है। ठीक है, तो अपव्यय का पहले अर्थ समझेंगे। अपव्यय यानी कि वेस्टेज। ठीक है, वेस्टेज यानी कि जब कोई छात्र पढ़ाई बीच में छोड़ देता है, यानी ड्रॉप आउट कर देता है और अपनी शिक्षा पूरी किए बिना विद्यालय छोड़ देता है, इसे शिक्षा का अपव्यय
कहते हैं क्योंकि सरकार द्वारा लगाया गया धन और प्रयास व्यर्थ हो जाता है इससे, ठीक है, वेस्ट हो जाता है। तो अपव्यय क्या होता है आपको समझ में आ गया, आप इसे एक बार और अच्छे से पढ़ें। तो अपव्यय के 3 प्रमुख कारण यहाँ पे देखेंगे। पहला कारण होता है गरीबी, यानी कि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने पर बच्चे को काम पर भेजा जाता है और पढ़ाई छुड़वा दी जाती है, ठीक है। गरीबी के कारण बाल विवाह और सामाजिक कुरीतियाँ, यानी कि विशेषकर बालिकाओं की जल्दी शादी कर देना, जिससे उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। तीसरा कारण लिखेंगे आप विद्यालय का अनाकर्षण वातावरण, ठीक है, विद्यालय का अनाकर्षक वातावरण, यानी कि यदि विद्यालय में अच्छे शिक्षक नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, तो बच्चे का मन नहीं लगता है और वह पढ़ाई छोड़ देता है, ठीक है। तो आप ये 3 कारण लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे शिक्षक के कोई 4 गुण लिखिए। अब आपको एक अच्छे शिक्षक के 4 गुण लिखने, आप लिख सकते हैं, ये तो अपने मन से भी लिख सकते हैं कि एक अच्छे शिक्षक के 4 गुण आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो अच्छे शिक्षक के 4 गुण लिखेंगे। विषय ज्ञान, यानी कि अपने विषय की गहरी और संपूर्ण जानकारी होना, जो शिक्षक विषय में पारंगत है, क्या है, पारंगत है, और वह बच्चों की आसानी से समझ आ सके, ठीक है, समझा सकता है, बच्चों को आसानी से समझा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है, जो भी शिक्षक है, एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो अपनी विषय को, यानी कोई हिंदी का शिक्षक है तो वो अपनी हिंदी की सारी चीज़ों के बारे में जानता हो, आप कुछ भी पूछो और अच्छा बहुत ही प्यार से आसानी तरीके से अपने तरीक़ों से बच्चे को समझा सकता है उसे, क्योंकि उसे अपनी विषय में ज्ञान होता है। तो एक ये विषय का ज्ञान एक अच्छा शिक्षक का एक गुण होता है, ठीक है। दूसरा देखें, धैर्य और सहनशीलता, यानी बच्चों की गलतियों पर क्रोध ना करना, बार बार समझाने की क्षमता रखने वाला शिक्षक होना चाहिए। प्रेमपूर्ण व्यवहार, यानी कि छात्रों के साथ स्नेह और आदर से पेश आना, जिससे बच्चे बिना डर के पढ़ाई और सवाल पूछें, ठीक है। उसके बाद नवाचारी शिक्षण विधि, यानी कि नई नई विधियों, उदाहरणों और शिक्षण सामग्री से पढ़ाना ताकि पढ़ाई रुचिकर बन सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के गुणात्मक विकास हेतु सुझाव दीजिए। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के गुणात्मक विकास हेतु दिए गए सुझाव आपको लिखने हैं, ठीक है। कोठारी आयोग के अनुसार जो सुझाव दिए गए हैं वो आपको लिखने हैं। तो कोठारी आयोग 1964-66 ने शिक्षक प्रशिक्षण के गुणात्मक विकास हेतु निम्न सुझाव दिए। तो पहला सुझाव देखें कि प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाए, प्रशिक्षण की क्या की जाए, अवधि को बढ़ाया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को कम से कम 1 वर्ष का किया जाए ताकि शिक्षक अच्छी तरह तैयार हो सके, ठीक है। दूसरा सुझाव, व्यवहारिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए, केवल सैद्धांतिक पढ़ाई नहीं बल्कि विद्यालय में जाकर वास्तविक शिक्षण अभ्यास कराया जाए, यानी कि इंटर्नशिप, ठीक है। उसके बाद तीसरा सुझाव दिया, प्रशिक्षण संस्थाओं का स्तर सुधारा जाए, यानी कि डीएड और बीएड संस्थाओं में योग्यता प्रदान, प्राध्यापक, पुस्तकालय और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। उसके बाद ये चौथा सुझाव, शिक्षकों के वेतन और सेवा शर्तों में सुधार किया जाए ताकि योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय की ओर आकर्षित हो सकें। उसके बाद ये 5वां सुझाव देखेंगे यहाँ पे, सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाए और नौकरी के दौरान भी शिक्षकों को समय समय पर नए प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का लाभ मिले। तो कोठारी आयोग का प्रसिद्ध कथन है कि राष्ट्र का भाग्य कक्षाओं में बनता है। राष्ट्र का भाग्य कहाँ बनता है? कक्षाओं में बनता है। ये कोठारी आयोग का प्रसिद्ध कथन है कि राष्ट्रीय का भाग्य कक्षाओं में बनता है, क्योंकि कक्षा में ही स्टूडेंट पढ़ते हैं, वहीं से निकलते हैं और अपने राष्ट्र का भाग्य, राष्ट्र को अच्छा बनाते हैं। राष्ट्र का भाग्य कहाँ से बनता है? कक्षाओं से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? साले प्रभावशीलता से क्या तात्पर्य? यानी साले प्रभावशीलता यानी कि
विद्यालय प्रभावशीलता से क्या तात्पर्य, यानी स्कूल प्रभावशीलता से क्या तात्पर्य आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। साले प्रभावशीलता का अर्थ यहाँ पे देखेंगे तो वह स्थिति जिसमें विद्यालय अपने निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो साले प्रभावशीलता का क्या अर्थ है, वह स्थिति जिसमें विद्यालय अपने निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों को, जो निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्य हैं उनको सफलतापूर्वक क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। जैसे कि एक प्रभावशीलता विद्यालय में, यहाँ पे देखेंगे कि एक प्रभावशीलता विद्यालय में बच्चों का क्या हो, सर्वांगीण विकास होता है, शिक्षण की गुणवत्ता उच्च होती है, परीक्षा परिणाम अच्छे होते हैं, अनुशासन और सकारात्मक वातावरण होता है, शिक्षक छात्र और अभिभावक मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रभावशाली विद्यालय, और सरल शब्दों में समझे, जो विद्यालय अपने उद्देश्यों को पूरा करे वही प्रभावशाली विद्यालय होता है, ठीक है। जो विद्यालय अपने उद्देश्य यानी अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है वह क्या कहलाता है, प्रभावशाली विद्यालय कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शाला के कोई 4 भौतिक संसाधनों के नाम लिखिए। यानी कि विद्यालय के 4 भौतिक संसाधनों के नाम लिखने आपको, आप कोई से भी लिख सकते हैं जो आप पर आए। यहाँ पे हम आपके सामने लिख रहे हैं। तो विद्यालय के जो 4 भौतिक संसाधन होते हैं, यानी कि विद्यालय भवन हो गया एक, तो यानी कच्चे कार्यालय, शौचालय और बरामदा, ठीक है। और दूसरा आप में लिख सकते हैं पुस्तकालय, यानी कि पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ, पत्रिकाएँ आदि हो जाएंगी इसमें, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं खेल मैदान और खेल सामग्री, यानी बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, और शिक्षण सामग्री यानी कि श्यामपट्ट, चार्ट, मानचित्र, प्रयोगशाला, उपकरण, कंप्यूटर, ये आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो छात्रों के सर्वांगीण विकास का अर्थ समझाइए। छात्रों के सर्वांगीण विकास का आपको अर्थ समझाना है। तो सर्वांगीण विकास का अर्थ है छात्र का हर दिशा में संपूर्ण विकास होना, केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होता है। तो संपूर्ण विकास छात्र का कैसे होता है, तो यहाँ पे देखेंगे जो संपूर्ण विकास होता है वो 5 पक्षों में होता है, ठीक है। कितने पक्ष में होता है, 5 पक्ष में होता है। तो यहाँ पे ये 5 पक्ष हमने लिख रखे हैं और 5 पक्ष का अर्थ भी लिख रखा है। तो यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे इधर तो हमने जो लिखे हैं वो पक्ष लिखे हुए हैं, ठीक है। ये पक्ष लिखे हुए हैं, इधर इन पक्षों का क्या लिखा है, अर्थ लिखा हुआ है, ठीक है। तो समझेंगे आप इन्हें अच्छे से। तो पहले यानी कि शारीरिक विकास में आपका स्वस्थ शरीर और खेल व्यायाम, ठीक है। उसके बाद मानसिक विकास यानी कि सोचने समझने और याद करने की शक्ति, नैतिक विकास यानी कि ईमानदारी, सच्चाई, अनुशासन, ठीक है। और सामाजिक विकास यानी कि मिलजुल कर रहना, सहयोग करना, और भावनात्मक विकास यानी कि आत्मविश्वास, भावनाओं पर नियंत्रण रहना, ठीक है। तो ये 5 पक्षों में सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं और थोड़ा सरल शब्दों में समझ सकते हैं। सर्वांगीण विकास यानी कि शरीर प्लस मन, नैतिकता, समाज, भावना सभी का साथ साथ विकास सर्वांगीण विकास कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शैक्षिक अवसरों की समानता, शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या अभिप्राय है। तो शैक्षिक अवसरों की जो समानता है उससे क्या अभिप्राय आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका अर्थ समझते पहले कि शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ होता है कि हर बच्चे को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र या आर्थिक स्थिति का हो, समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का क्या अधिकार और अवसर मिले उसे, ठीक है। तो इसमें जो शामिल चीज़ें वो यहाँ पे देखेंगे। तो सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा, लड़के लड़कियों को समान अवसर, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था, और ग्रामीण और शहरी बच्चों को समान सुविधाएं, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में यानी कि 21A में लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 21A में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शाला में प्रशासनिक नेतृत्व की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी विद्यालय में प्रशासनिक नेतृत्व की आवश्यकता एवं महत्व का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो चलिए वर्णन करते हैं इसका। पहले देखते हैं इसकी आवश्यकता, फिर उसका महत्व देखेंगे, ठीक है। तो
तो प्रशासनिक नेतृत्व की आवश्यकता यानी विद्यालय को स्वव्यवस्थित चलाने के लिए शिक्षा को छात्रों को दिशा देने के शिक्षकों और छात्रों को दिशा देने के लिए समस्याओं का समाधान करने के लिए, ठीक है, ये आवश्यकता। अब इसका महत्व यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रशासनिक नेतृत्व का महत्व यहाँ पे देखेंगे तो विद्यालय का सुचारू संचालन, नियम, समय सारणी और व्यवस्था बनती है। शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है, यानी कि अच्छा नेता शिक्षकों को क्या करता है, प्रेरित करता है। शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, यानी कि सही नेतृत्व में पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठता है। उसके बाद समुदाय और विद्यालय में संबंध यानी कि मजबूत होते हैं और संसाधनों का सही उपयोग होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशासनिक नेतृत्व के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। प्रशासनिक नेतृत्व के सिद्धांतों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रशासनिक नेतृत्व के प्रमुख जो सिद्धांत है उनका वर्णन है। पहला सिद्धांत हो जाएगा आपका उद्देश्य का सिद्धांत। पहला क्या हो जाएगा, उद्देश्य का सिद्धांत, यानी कि नेतृत्व का लक्ष्य स्पष्ट और निर्धारित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्पष्ट और निर्धारित होना चाहिए। दूसरा आपका हो जाएगा सहभागिता का सिद्धांत, यानी कि सभी को निर्णय में भाग लेने का अवसर मिले। तीसरा समन्वय का सिद्धांत, यानी सभी विभागों और शिक्षकों में आपसी तालमेल हो। उसके बाद चौथा आपका लचीलेपन का सिद्धांत, यानी परिस्थिति के अनुसार निर्णय बदलने की क्षमता भी होनी चाहिए। और आपका पांचवा सिद्धांत हो जाएगा जवाबदेही का सिद्धांत, यानी नेता अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी हो। और छठा आपका मानवीय संबंधों का सिद्धांत, यानी कि सभी के साथ सम्मान और प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समूह नेतृत्व से क्या आशय, इसकी विशेषता लिखी, यानी टीम लीडरशिप। टीम लीडरशिप क्या है और इसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, यानी कि विशेषताएं लिखनी है टीम लीडर के बारे में और उसके गुण आपको बताने, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं समूह नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों को एकजुट करके साझे लक्ष्य की प्राप्ति की ओर प्रेरित और निर्देशित करता है, ठीक है। तो समूह नेतृत्व की विशेषता यहाँ पे देखेंगे, गुण देखेंगे कि समूह नेतृत्व की विशेषता यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो पहली सामूहिक निर्णय, यानी कि सभी सदस्यों की राय ली जाती है। साझा उत्तरदायित्व, यानी कि सफलता और असफलता सबकी होती है। सहयोग की भावना, यानी कि टीम मिलकर काम करती है। पारदर्शिता, यानी कि सभी को जानकारी होती है। लचीलापन, यानी जरूरत के अनुसार भूमिकाएं बदली जा सकती हैं। तो आप ये पॉइंट अच्छे से पढ़ें, इनको ध्यान रखें, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समूह नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांतों का वो उल्लेख कीजिए। जो समूह नेतृत्व होता है उसके जो प्रमुख सिद्धांत होते हैं, तो आपको यानी टीम लीडरशिप के सिद्धांतों का उल्लेख करना है। समूह नेतृत्व यानी कि टीम लीडर होता है, ठीक है। तो टीम लीडर के जो प्रमुख सिद्धांत है उनको बारे में आपको लिखना है। तो विश्वास का सिद्धांत है, नेता और टीम के बीच क्या हो, आपसी विश्वास जरूरी होता है। और सहयोग का सिद्धांत, यानी कि सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करें। स्पष्ट लक्ष्य का सिद्धांत है, टीम का उद्देश्य सबको स्पष्ट हो, पता होना चाहिए कि हम किस लिए हैं, ठीक है, इस टीम में। उसका समान अवसर का सिद्धांत है, सभी सदस्यों को योगदान का मौका मिले। संवाद का सिद्धांत यानी खुला और स्पष्ट संवाद बना रहे सबके बीच में। और प्रोत्साहन का सिद्धांत यानी अच्छे कार्य की सराहना की जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शाला में प्रधान अध्यापक के उत्तरदायित्व लिखिए। शाला यानी विद्यालय के अंदर प्रधान अध्यापक के आपको क्या लिखने, उत्तरदायित्व लिखने, ठीक है। तो प्रधान अध्यापक के उत्तरदायित्व यहाँ पे देखेंगे शैक्षणिक उत्तरदायित्व, यानी कि पाठ्यक्रम का नियोजन और क्रियान्वयन करना होता है। शिक्षकों की कक्षा का निरीक्षण करना होता है। परीक्षा और परिणाम प्रबंधन होता है। प्रशासनिक उत्तरदायित्व यानी कि उपस्थिति और रिकॉर्ड रखना होता है। शासकीय आदेशों का पालन करना होता है। विद्यालय की संपत्ति की देखभाल करनी होती है। सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि अभिभावकों से नियमित संपर्क, समुदाय के साथ साथ सहयोग और विद्यालय की छवि बनाए रखना, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शाला में शिक्षकों की उत्तरदायित्व लिखिए। तो शाला में आपको शिक्षकों की क्या लिखनी है, उत्तरदायित्व लिखनी है। तो शिक्षक के उत्तरदायित्व लिखेंगे आप नियमित और समयबद्ध शिक्षण, यानी कि
प्रतिदिन तैयारी करके कक्षा में जाना चाहिए और पाठ्य योजना बनाना यानी पढ़ाने से पहले विषय की योजना तैयार करना होता है और छात्रों का मूल्यांकन यानी कि नियमित परीक्षा गृह कार्य जांचना, ठीक है। और यहाँ पे देखें चौथा, अभिभावकों से संपर्क यानी बच्चों की प्रगति की जानकारी देना और जानकारी लेना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना होता है और पाठ्यचर्या और गतिविधियों में सहयोग करना होता है और स्वयं का निरंतर विकास यानी नई जानकारी सीखते रहना होता है और छात्रों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार यानी कि सभी से समान व्यवहार रखना होता है, ठीक है। तो ये एक शिक्षक की बात हो रही है, यानी एक टीचर के प्रमुख दायित्व यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, स्कूल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। विद्यालय की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है आपको। तो विद्यालय प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं यहाँ पे शिक्षण की गुणवत्ता यानी कि योग्य, प्रशिक्षित और समर्पित शिक्षक विद्यालय को प्रभावशाली बनाते हैं। प्रधान अध्यापक का नेतृत्व यानी कुशल नेतृत्व से विद्यालय सही दिशा में चलता है, यानी भौतिक संसाधन यानी कि भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल मैदान की उपलब्धता है। और चौथा देखें यहाँ पे सामुदायिक सहभागिता यानी कि अभिभावकों और समाज का सहयोग होना चाहिए। पाठ्यक्रम की गुणवत्ता यानी कि रुचिकर और जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम हो। विद्यालय का वातावरण यानी कि सकारात्मक, अनुशासित और प्रेरक माहौल। उसके बाद आप लिख सकते हैं छात्रों की नियमित उपस्थिति यानी बच्चों का नियमित आना जरूरी होता है, यानी कि रेगुलर आए बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शालेय प्रभावशीलता के मापन या आकलन विधियों का वर्णन कीजिए। शालेय प्रभावशीलता के मापन या आकलन की विधियों का क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, उत्तर देखते हैं। बस क्लास को लाइक करो भाई जिन्होंने लाइक नहीं किया है। तो शालेय प्रभावशीलता मापने की जो प्रमुख विधियां हैं वो परीक्षा परिणाम विश्लेषण है, यानी कि वार्षिक परीक्षा में छात्रों के अंक और उत्तीर्ण प्रतिशत से प्रभावशीलता मापी जाती है। दूसरा, छात्र उपस्थिति दर यानी कि नियमित उपस्थिति प्रभावशाली विद्यालय का संकेत है। उसके बाद ड्रॉप आउट दर यानी कि कम ड्रॉप आउट मतलब विद्यालय प्रभावशाली होता है, ठीक है। कम ड्रॉप आउट मतलब विद्यालय प्रभावशाली यानी कि बच्चे कम छोड़ के जाएं स्कूल को। चौथा देखें यहाँ पे कि अभिभावक और समुदाय की राय यानी कि अभिभावकों से फीडबैक लेकर विद्यालय का आकलन करना और निरीक्षण और पर्यवेक्षण यानी कि शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय का दौरा निरीक्षण करना, ठीक है, दौरा और निरीक्षण करना। उसके बाद आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अवलोकन करना यानी कि कक्षा में जाकर शिक्षण की गुणवत्ता देखना कि शिक्षक किस तरीके से पढ़ा रहा है बच्चों को। उसके बाद विद्यार्थी की सीखने की क्षमता यानी बच्चे का लर्निंग लेवल टेस्ट करके देखना है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये आपकी कौन सी क्लास 904 पेपर की क्लास एंड होती है। 904 पेपर की ये मैं आपकी क्या थी, मैराथन क्लास थी, मैराथन क्लास जो कि इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। मैराथन क्लास थी, इम्पोर्टेंट थी। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 1 नंबर भी इससे बन सकता है। ऑब्जेक्टिव भी इसमें से बन सकते हैं। काफ़ी ऑब्जेक्टिव बनने लायक क्वेश्चन थे, जैसे कि उनके पूरे नाम हो गए और संस्थाएं कब स्थापना हुई, तो बहुत सारी चीज़ हमने आज क्लियर किया आज की क्लास में। तो आप इन्हें 1-2 बार क्लास को देखना है। पहले आप नॉर्मल देख लो, उसके बाद 2 की स्पीड में देख लेना, लेकिन 2-3 बार जरूर देखना, ठीक है। और नोट्स परचेज कर लो, जिन बच्चों को नोट्स नहीं है वो नोट्स ले लो, नोट्स एक बार पढ़ो, ठीक है। नोट्स में PDF आपको पहले ही मिल जाती हैं, तो आप नोट्स की PDF पढ़ो और ये क्लास वाली PDF पढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप इन्हें अच्छे से कर सकते हैं। तो नोट्स के लिए आप व्हाट्सअप मैसेज करें, आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81, ठीक है। नोट्स ले लो और इस क्लास को लाइक करें। सभी स्टूडेंट जिन्होंने लाइक नहीं किया है वही सबसे पहले तो लाइक करो, इसको लाइक करके ही जाना है, आपको ईमानदारी से लाइक करना है और शेयर करना है सभी स्टूडेंट को, जो भी आपके यार दोस्त हों शेयर करो और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। कमेंट कर देना आज की क्लास आपको कैसी लगी, हमारे नोट्स से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है भाई, रियलिटी में कमेंट करो, ठीक है।
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें तो नई क्लास आपकी जल्दी लेके आएंगे। जो आपकी इम्पोर्टेंट क्लास थी, आप जब तक इसे देखो, और नई क्लास आपकी जल्दी आने वाली है। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।